ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना, ये वाला था। ये तो संविधान का है। ये वाला तो हो गया। ये तो हो गया, इससे आगे बढ़ाई। ये वाला कर लेते हैं ना। ठीक है। ये भी काफी बार आया है ना। स्वत्व, स्वतंत्रता और स्वराज्य है। मानव के स्वत्व में दक्षता क्या है, तो वो कह रहे हैं क्षमता, योग्यता, पात्रता ही दक्षता है ना। क्षमता का मतलब है वहन और निर्वाह करने वाली क्रिया, धारकता सहित वाहक क्रिया, इसको क्षमता बोल रहे हैं। और पात्रता का मतलब है ग्रहण क्रियाकलाप, और योग्यता का मतलब है अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन सहित प्रमाण संपन्नता, इसको कह रहे हैं। इसके बाद है स्वत्व क्या है। स्वत्व यानी होना, चेतना सहित आचरण करना, स्वाधीनता सहित प्रयोजित होना, मानव में मानवत्व, जीवों में जीवत्व, वनस्पति में वनस्पतियत्व और पदार्थों में पदार्थत्व, यही स्वत्व है ना। अस्तित्व से अस्तित्व सहित प्रकाशन स्वत्व है। स्वतंत्रता अधिकार में अविभाज्य वर्तमानता स्वत्व है। ऐसा तो ये जो तीनों चीजें हैं, यही मानव का स्पष्ट रूप और अधिकार भी है। सभी मानवों का इकाइयत्व, सीमा, संवेग, प्रवृत्ति, प्रतिभा, व्यक्तित्व, वहन, निर्वहन, निरूपण, निर्धारण, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण एवं संयोजन है। यही उत्पादन, व्यवहार एवं अनुभव प्रमाण है। ये तीनों चीज़ों को मिला के यही दक्षता है। मानव के स्वत्व में दक्षता को परिभाषित किया यहाँ पे, है ना। स्वतंत्रता, मानव में स्वतंत्रता क्या है, तो स्वयं स्फूर्त विधि से संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में भागीदारी, स्वयं स्फूर्त विधि से लिखा हुआ है ना। फिर पूर्णता सहित निरंतरता और मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था सहित अक्षुण्णता एवं परंपरा, ये स्वतंत्रता। प्रामाणिकता व समाधान पूर्ण अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, सहज परंपरा। प्रामाणिकता व समाधान पूर्ण अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, सहज परंपरा, ये तो एक ही हो गया शायद, है ना। तो ये विचार में, ये व्यवस्था में ऐसा है, स्वतंत्रता को डिफाइन किया। स्वयं स्फूर्त विधि से संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में भागीदारी। तो स्वतंत्रता जो है यहीं पर परिभाषित होगी, है ना। भागीदारी से कम में स्वतंत्रता नहीं। मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, स्वतंत्रता। स्वयं में से के लिए ज्ञान, विवेक, विज्ञान सम्मत समाधान, सहजता को स्वयं स्फूर्त विधि से प्रमाणित करना। जब स्वतंत्रता यहाँ पर होगी, जिसको विचार की स्वतंत्रता कह रहे हैं, उसका मतलब है स्वयं में से के लिए ज्ञान, विवेक, विज्ञान सम्मत समाधान, सहजता को स्वयं स्फूर्त विधि से प्रमाणित करना। यहाँ जो समझ है उसको यहाँ प्रमाणित करना है ना, वो स्वतंत्रता है। पूर्णता की निरंतरता, मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की अक्षुण्णता, ये स्वतंत्रता है। प्रामाणिकता व समाधान पूर्ण अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, क्रिया, ये स्वतंत्रता है। और स्वानुशासन पूर्ण पद्धति, प्रणाली, नीति पूर्वक किया गया कार्यकलाप, कार्य व्यवहार, विचार, विन्यास, ये स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता मतलब स्वयं व्यवस्था में जीना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। उससे कम में मानव स्वतंत्र नहीं, नहीं तो मानव परतंत्र है। स्वराज्य का परिभाषा लिखा है, मानवत्व सहित सुनिश्चित आचरण, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में वैभव, ये स्वराज्य है। तो जानना, मानना,
उससे समझदारी, पहचानना, निर्वाह करना ईमानदारी, इन दोनों से फिर जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से भागीदारी, है ना। समझदारी का मतलब अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान सहित है ना, इसी को ज्ञान संपन्नता में विश्वास कह रहे हैं जो समझदारी है। ईमानदारी का मतलब है विवेक संबंध विज्ञान और विज्ञान संबंध विवेक, यानी लक्ष्यगामी दिशा तथा मानवत्व में विश्वास, ये ईमानदारी। इनसे, इनके योग से जिम्मेदारी है जो मानवीयतापूर्ण आचरण, नियम नियंत्रण संतुलन, सर्वतोमुखी समाधान, सहअस्तित्व रूपी परम सत्य में जीना, है ना, यही भागीदारी है। संबंध सहज पहचान, मूल्य सहज निश्चयन सहित निर्वाह, स्वयं स्फूर्त विधि से भागीदारी करना ही वैभव है जो स्वराज्य है। हाँ, विवेक संबंध विज्ञान और विज्ञान संबंध विवेक, तो बताया था कि ये विवेक संबंध विज्ञान है और ये विज्ञान संबंध विवेक है ना, ऐसा। इसके मतलब जो उत्पादन है वो इसके लिए करना, इसके साथ करना, ऐसा है। यहाँ से समाधान समृद्धि आएगा और यहाँ से फिर अभय से स्थित आएगा। अभी ईमानदारी के साथ जो है भागीदारी नहीं है, इसीलिए ईमानदारी सिद्ध नहीं होती है, श्रम करते हुए भी नहीं होती है ना ईमानदारी। विवेक संबंध विज्ञान और विज्ञान संबंध विवेक, दोनों साइड से वो इंश्योर करना क्यों जरूरी है? कोई एक से हो सकता है? ये जो है ना, जब हम परिवारों में संबंध निर्वाह पूर्वक जो है भागीदारी करते हैं, एक स्थिति वो है ना, यानी जो हम उत्पादन क्रिया करते हैं वो परिवार संबंध निर्वाह के अर्थ में करते हैं ना, वो विवेक संबंध विज्ञान है। और जब समाज यही काम जो है शेष समाज की भागीदारी के लिए करता है ना, समाज के लिए, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के लिए, है ना। जैसे शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना है ना, स्वास्थ्य संस्थाएं स्थापित करना, न्याय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, विनिमय कोष को सुनिश्चित करना, है ना, उत्पादन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना, है ना। तो ये समाज का कार्यक्रम, परिवार का कार्यक्रम नहीं है। परिवार जो है केवल व्यवस्था में भागीदारी करेगा। तो हर परिवार संबंधों में न्यायपूर्वक जीते हुए, है ना, व्यवस्था में भागीदारी करेगा, उसी से समाधान समृद्धि तक आए, समाधान समृद्धि को प्रमाणित कर पाएगा। उसी का नाम विवेक संबंध विज्ञान है ना। अब जब उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो गया तब व्यवस्थाएं जो हैं परिवारों को सुलभता के अर्थ में काम करेंगी, उसी से परिवारों में आपस में विश्वास बनेगा जिसका नाम अभय है ना। और जब ये व्यवस्था के रूप में स्थापित होगा उसी का नाम सार्वभौम व्यवस्था है। यदि मान लीजिए आप समृद्धि नहीं हुए तो आगे का काम कैसे करेंगे? तो इसलिए पहले हर परिवार को समाधान समृद्ध होना जरूरी है। समाधान समृद्ध परिवार ही अभय सहअस्तित्व के लिए काम कर सकते हैं। जो खुद ही अभावग्रस्त है वो दूसरों के लिए अभय, यानी जिसको अपन देव मानवता का काम करें, वो कैसे करेंगे? तो पहले स्वयं में समाधान और स्वयं परिवार में समृद्धि, ये होने के बाद अभय का काम है ना। समृद्धि को अपन ने समझ ही लिया कि वो अभाव का अभाव है। तो समृद्धि का मतलब ऐसा नहीं कोई एक पैसे की सीमा तक या कुछ वस्तुओं की सीमा तक समृद्धि, ऐसा नहीं। तो समृद्धि का भाव स्थापित हो जाना परिवारों में समृद्धि का भाव स्थापित होगा तब तो परिवार समाज के लिए काम करेगा। नहीं तो अभी तो परिवार जो भी समाज के लिए जो काम करता है उसमें तो अपना ही घर भरना है, क्योंकि अभी उसका घर अभावग्रस्त है, उसका परिवार अभी अभावग्रस्त है, ऐसा वो मानता है। इसीलिए संग्रह होता जाता है, इसीलिए अमीरी गरीबी के बीच में खाई बनती जाती, समृद्धि पहचानते ही नहीं।
तो विवेक सम्मत विज्ञान से समाधान समृद्धि तक पहुंचते हैं, उसकी पहचान होती है। समाधान समृद्ध परिवार समाज व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, उससे अभय और सह-अस्तित्व निकलता है ना। ऐसा है, इसीलिए ये आपस में परस्पर पूरक हैं। और कोई प्रश्न आपको स्पष्ट हो रहा है? थोड़ा मतलब समझ में आया, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था कि कोई एक वाक्य से वो पूरा नहीं हो पाता। जैसे या तो विवेक सम्मत विज्ञान ले लें या फिर विज्ञान सम्मत विवेक ले लें, उससे भी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक नहीं पहुंच सकते। भाई यहाँ हम लोग विवेक सम्मत विज्ञान में समाधान समृद्धि संपन्न हो गए। अब समृद्धि का क्या उपयोग करेंगे? अच्छा, ठीक, वो फिर से व्यवस्था के लिए, समाज के लिए व्यवस्था में नियोजन करेंगे, व्यवस्था के अर्थ में नियोजन करेंगे। यहाँ तक जो है परार्थ कार्यक्रम है, यहाँ से परमार्थ है ना। इसलिए 5 स्थितियां हैं ना, तो परिवार तक एक कार्यक्रम है, परिवार के बाद दूसरा कार्यक्रम है। यदि कोई परिवार समृद्ध नहीं है, आगे समाज के लिए क्या काम करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हर परिवार का समाधान समृद्ध होना जरूरी है। यदि समाधान समृद्ध परिवार नहीं होंगे तो समाज में अभय सह-अस्तित्व आएगा नहीं, अभाव बना रहेगा। ऐसा ठीक है। और दूसरा चार्ट ले लें। अच्छा, इसमें ये भी बताया, जागृत मानव परिवार मूलक समाधान समृद्धि सहज वैभव, मानव का वैभव परंपरा अखंड समाज व सार्वभौम व्यवस्था सहज। तो ये जागृत मानव का वैभव है समाधान समृद्धि, और ये सर्व मानव का वैभव है अखंड समाज और स्वराज। ऐसा लिखा जो अभी मैं कह रहा था, है ना। जागृत मानव या स्वायत्त मानव या स्वायत्त परिवार जो भी है, उसका वैभव समाधान समृद्धि है, और सर्व मानव का जो वैभव है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, वही स्वराज्य है ना। तो परिवार में जो स्वराज्य है वो यहाँ तक है, और जो पूरी मानव जाति में स्वराज्य है वो ये है। इसमें ये शामिल ही रहता है। तो मानवीय शिक्षा संस्कार ये सब व्यवस्थाओं का सुलभता, अविभाज्यता, वर्तमान और उसकी परंपरा, ये स्वराज्य, यानी इनकी अविभाज्य वर्तमानता, सुलभता और उनकी परंपरा। ऐसा नहीं कि एक साल सुलभ हो गया, दूसरे साल हाथ में हाथ रख के बैठे, तो भी नहीं होगा ना। व्यवस्थाएं जो है निरंतरता के अर्थ में होती, तभी वो स्वराज्य है, नहीं तो स्वराज्य खंडित हो जाएगा। फिर मानव चेतना संपन्न परंपरा में मानवीय शिक्षा आदि जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें दिशा, निपुणता, कुशलता, पांडित्य सहित वस्तु उत्पादित वस्तु विनिमय कोष व्यवस्थाओं के अविभाज्य वर्तमान और उसकी परंपरा। मानव चेतना संपन्न मानव परंपरा में मानवीय शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, न्याय सुरक्षा, उत्पादन में दिशा और निपुणता, कुशलता, पांडित्य सहित उत्पादित वस्तु विनिमय कोष व्यवस्थाओं को अविभाज्य वर्तमान और उसकी परंपरा का वैभव स्वराज्य। तो देखिए, निपुणता, कुशलता, पांडित्य आदि ये सभी इसमें नियोजित हो रहा है ना। तो केवल निपुणता नहीं है, जिसको हम व्यवस्था में कह रहे हैं, वो केवल निपुणता वाला कार्यक्रम नहीं है ना। और दूसरा चार्ट, ये भी डिस्कस कर लेते हैं ना, ये बहुत सारे शब्द आते रहते हैं। तो पहला शब्द है सत्ता। तो सत्ता का परिभाषा ये था कि
जो जिसके आश्रय में है वो उसकी सत्ता है, ऐसा है। अब इसको यदि हम समझते हैं तो इसमें सार्वभौमता है और सार्वभौमिकता है और ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता है, ये तीनों सत्ता है ना। सार्वभौमता का मतलब है स्वीकारने योग सूत्र व्याख्या, और ये जो स्वीकारने योग सूत्र व्याख्या है इसी का नाम प्रभुता है। ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता को ही प्रकष्ट बोध संपन्नता बोल रहे हैं, यही प्रबुद्धता है। और सार्वभौमिकता यानी सत्य और सत्यता से संपूर्ण मूल्यों का प्रमाण एवं परंपरा, यही संप्रभुता है। सार्वभौमिक इस तरीके प्रभुता ही परावर्तित रूप में प्रबुद्धता है, प्रबुद्धता ही परावर्तित रूप में संप्रभुता है। और ये तीनों प्रभुता, प्रबुद्धता और संप्रभुता सह अस्तित्व सत्यता का अध्ययन एवं शिक्षा है, जो नीति पद्धति प्रणाली से है, जो विचार व्यवहार व्यवसाय में है ना। नीति पद्धति और प्रणाली तीनों में आएगी, विचार में भी, व्यवहार में भी, व्यवसाय में भी, है ना। और विचार सामाजिक नियमों के साथ, ये बौद्धिक नियम के साथ, व्यवहार सामाजिक नियम के साथ, और व्यवसाय प्राकृतिक नियम के साथ, है ना। प्रभुता की सुलभता व्यवसायिक सत्ता, यानी ये जो प्रभुता थी इसकी सुलभता व्यवहारिक सत्ता, और प्रबुद्धता यानी प्रकष्ट बोध संपन्नता, जिसको ये कह रहे थे। और यथा स्थितियों में पूर्णतः निर्भरम रहना, किसमें निर्भरम रहना? इन पांचों स्थितियों की एक सूत्रता में, यही सार्वभौम व्यवस्था है, यही सजगता सतर्क, यही, इसी को प्रभु सत्ता भी बोल रहे हैं ना। सार्वभौम व्यवस्था ही प्रभु सत्ता है। तो प्रबुद्धता, प्रबुद्धता और संप्रभुता। एक भैया, कल अपन जो डेफिनेशन पढ़ा था उसमें जो स्वीकारने योग्य सूत्र व्याख्या है उसको सार्वभौमिक कहा था, और ये इधर वाला जो है उसको सार्वभौम कहा था। एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ, डेफिनेशन को सार्वभौमता सूत्र व्याख्या है, सार्वभौमिकता जो है वो सत्य और सत्यता से सभी भूमियों में जो एक जैसा है, जिसको हम लोग रूप गुण स्वभाव धर्म आदि कह रहे हैं ना, वो सार्वभौमिकता है। उसकी जो व्याख्या है वो ये सार्वभौमता है। मानव के जो मूल्यों के अंदर में जो प्रमाण है उसको सार्वभौमता। संपूर्ण धरती पर मानव परंपरा में स्वीकृत सार्थक संतुलित न्यायपूर्ण व्यवस्था सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता किसको पढ़ रहा है? सार्वभौमता संपूर्ण धरती पर मानव परंपरा में स्वीकृत सार्थक संतुलित न्यायपूर्ण व्यवस्था, परस्पर न्याय समाधानपूर्ण विधि सहज स्वीकृति और प्रमाण, मानव परंपरा में अखंड समाज स्वीकृति सहित सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण, समाज न्याय सहित परिवार मूलक 10 सोपानीय स्वराज्य व्यवस्था, धरती में सभी स्वीकारने योग्य आवश्यक संतुलन के अर्थ में सार्वभौमता। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता सहअस्तित्व सहज विकास, जीवन सहज, जीवन जागृति सहज प्रमाण, रासायनिक और भौतिक रचना सहज प्रक्रिया और उसका सूत्र व्याख्या और उसका प्रकाशन। ठीक है, इसको उल्टा कर लीजिए ऐसा शब्द को। ठीक है, हाँ, बाकी सब एज इट इज है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आध्यात्म क्या है? तो समस्त आत्माओं की आधारभूत सत्ता जो है वो आध्यात्म है। आध्यात्म ही व्यापक है, अरूपात्मक अस्तित्व है, निरपेक्ष ऊर्जा है, परम अवकाश है, परमात्मा है, शून्य ही साम्य ऊर्जा है, महाकारण है, चेतना है, परस्परता में दूरी है, जड़ चैतन्य प्रकृति में पारगामी, पारदर्शी और पूर्ण है, मध्यस्थ सत्ता है, स्थिति पूर्ण है, सत्ता में संप्रक्त नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य प्रकाशन पूर्वक त्वा सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक परंपरा है।
ये सबको मिला के आध्यात्म कह रहे हैं, यही सत्ता है। आध्यात्मिकता तो व्यापक वस्तु, नित्य वर्तमान, सहज ज्ञान संपन्नता। व्यापक वस्तु में जड़ चैतन्य प्रकृति का ऊर्जा संपन्न होना, और क्रियाशील नियम नियंत्रण संतुलन संपन्न ज्ञान विवेक विज्ञान वैभव परंपरा, ये आध्यात्मिकता है। फिर आध्यात्मवाद क्या है? तो सहअस्तित्व में अनुभव मूलक पद्धति से सत्ता में संप्रक्त प्रकृति सहज अभिव्यक्ति, आध्यात्मवाद है। अनुभव मूलक विधि से सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति सहज अभिव्यक्ति संप्रेषणा, अनुभव मूलक विधि से सत्ता में संप्रक्त चारों अवस्थाओं का अध्ययन विधि से प्रकाशन। और ये बता रहे थे सार्वभौम व्यवस्था जो है वही प्रभु सत्ता है। इसका मतलब है सत्यता के प्रति निर्विरोधता और निर्भ्रमता, यानी अखंडता। आध्यात्म विज्ञान का मतलब है नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध सत्ता में अनुभूति योग क्षमता हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया प्रणाली, ये आध्यात्म विज्ञान है। ठीक है, तो अभ्यास करना पड़ेगा इसका बार बार, चिंतन में आएगा तभी पकड़ में आएगा। ऐसा मूल बात तो है अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, और अर्थ जो है चिंतन में आना चाहिए। भाषा में याद रहे नहीं रहे वो अलग मुद्दा है। आगे नहीं, इसको छोड़, ये भी छोड़ दीजिए, सब हो गया, ये भी नहीं, ये तो पता ही है ना। एक ये वाला देख लेते हैं, बस एक दो चार्ट और करेंगे बस। तो इसमें ये बताया कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, यानी सत्ता में संप्रक्त प्रकृति है। व्यापक सत्ता और प्रकृति जो संबंध है, संबंध ही व्यवस्था है। इसका मतलब क्या है? व्यवहारिक रूप इसका क्या है? तो मानव में सार्वभौम आचरण, नियंत्रण संतुलन और स्थिरता निश्चितता में जीना। इसका क्या मतलब है? तो नियम पूर्वक क्रियाकलाप, व्यवसाय और उत्पादन, न्यायपूर्ण व्यवहार कार्य, मानवत्व सहित आचरण, है ना। इसको हम सत्ता में संप्रक्त कह रहे हैं, जड़ चैतन्य प्रकृति, या सहअस्तित्व कह रहे हैं। उसका मानव में कैसे, मानव परंपरा में कैसे पहचानेंगे? तो उसको ये कहा कि नियम पूर्वक क्रियाकलाप, व्यवसाय व उत्पादन, न्यायपूर्ण कार्य व्यवहार, मानवत्व सहित आचरण। इसके साथ इन पांचों स्थितियों में जीना है ना, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में। तो व्यक्ति में, परिवार में, सभी में व्यवस्था। तो व्यवस्था क्या है? संबंध में जीना ही व्यवस्था है। जीवन और शरीर संबंध है, या मानव मानव संबंध है, या परिवार परिवार संबंध है, या मानव व्यवस्था संबंध है, मानव प्रकृति संबंध है, ये है। तो व्यक्ति में कार्यक्रम कितना हो सकता है अधिकतम, यदि अपन समझें कोई व्यक्ति में, तो जीवन के स्तर पे ये कार्यक्रम है, और शरीर के स्तर पे ये कार्यक्रम। जीवन के स्तर पे मानसिक स्वास्थ्य है, शरीर के स्तर पे शारीरिक स्वास्थ्य है। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब अंग अवयवों का संतुलन है, नैसर्गिक जीवन है, इंद्रिय संयम है, अंगों की सक्रियता है, और ये शारीरिक स्वास्थ्य है। जीवन के स्तर पे कार्यक्रम है मानसिक स्वास्थ्य, मूल्य निर्वाह की निरंतरता, न्याय में जीना, निर्विरोधता, दुविधा मुक्त, संबंध की स्वीकृति और सुख। इसी का नाम समाधान है। इतना ही है काम। फिर जब ये परिवार में आता है, तो परिवार में शरीर के लिए ये कार्यक्रम है, अर्थोपार्जन के लिए श्रम, उत्पादन में भागीदारी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, अर्थोपार्जन, पोषण, संरक्षण, सदुपयोग, स्वधन में जीना और स्वावलंबन। ये परिवार में शरीर से संबंधित कार्यक्रम है। और जीवन से संबंधित जो कार्यक्रम है उसमें संबंध में न्याय निर्वाह निरंतरता है, संबंधों में न्याय निर्वाह की निरंतरता है, या संबंध निर्वाह की निरंतरता है, जो परस्पर पूरकता, सहयोग, सहकारिता, सहभागिता है। इसी में बौद्धिक नियम है, असंग्रह, सरलता, विद्या, इसने निरंकारता पूर्वक जीना है।
और निर्विरोध और दुविधा मुक्त होकर जीना है। ये परिवार में कुल कार्यक्रम है। ये स्पष्ट होता है ना। इसी से समृद्धि आती। फिर जब समाज में जाते हैं तो परिवार परिवार संबंध हो गया है ना। तो शरीर के स्तर पे क्या है, तो शरीर के स्तर पे समुदाय चेतना से भिन्न होना है, क्योंकि जो समुदाय चेतना है वो शरीर के आधार पे ही बनती है ना। तो समुदाय चेतना से मुक्त होंगे तो रंग भेद, नस्ल भेद, वर्ण भेद, लिंग भेद, संप्रदाय भेद आदि से मुक्त होना है ना। ये समाज के स्तर पे कार्यक्रम है ना। यानी मानव चेतना का विकास करना है। व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी, ये शरीर के स्तर पर। जीवन के स्तर पे सामाजिक नियमों में जीना है ना। सामाजिक नियम जो है स्वधन स्वनारी स्वपुरुष है ना, दयापूर्ण व्यवहार का। ये फिर सामाजिकता मानवीयता का विकास करना और मानवीय आचार संहिता में जीना है ना। ये जीवन के स्तर पे। राष्ट्र के स्तर पे यदि इसको देखने जाएंगे तो प्राकृतिक नियम शरीर के स्तर का कार्यक्रम है। ये सब ऋतु संतुलन आदि। फिर आवर्तनशील उत्पादन, संरक्षण, संवर्धन, सदुपयोगता, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ये शरीर के स्तर का कार्यक्रम है। और जीवन के स्तर पे क्या कार्यक्रम है, तो मानव मानसिकता, स्वत्व की पहचान, स्वतंत्रता की प्रवृत्ति, राष्ट्रीयता का उदय, स्वराज्य का लक्ष्य, ये जीवन के स्तर का कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीयता में भी यहाँ केवल, बाकी तो सब एक ही है। यहाँ पे अखंड समाज और यहाँ मानवीय संविधान, यहाँ सार्वभौम व्यवस्था होगी। राष्ट्रीयता की जगह सार्वभौम व्यवस्था, स्वतंत्रता की प्रवृत्ति की जगह मानवीय संविधान, स्वत्व की जगह अखंड समाज, और स्वराज का यहाँ लक्ष्य है, यहाँ स्वराज में जीना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्राकृतिक नियम, नियंत्रण, संतुलन, ऋतु संतुलन, ऊर्जा संतुलन आदि हैं। फिर आवर्तनशील प्रकृति सहज उत्पादन है, संरक्षण, संवर्धन, सदुपयोग, नैसर्गिकता में जीना। तो ये पांचों स्तर पे है ना। इसको डिफाइन, इसको थोड़ा इलस्ट्रेट किया है कि पांचों स्तर पे शरीर के साथ और जीवन के साथ, दोनों के साथ कार्यक्रम रहता है पांचों स्तर पे। यदि हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए ये वाला चार्ट बनाया था हमने, है ना। उससे अस्तित्व विधि से, इसी से पता लगता है कि अस्तित्व से अस्तित्व है ना। सुबह आप बता रहे थे कि 5 बल और हाँ, वो वाला चार्ट दिखा दे। ये वाला तो इसमें है कि अस्तित्व से अस्तित्व है ना, सत्ता में संप्रक्त प्रकृति है। निरपेक्ष रूप में आध्यात्म सत्ता स्थिति पूर्ण है, सत्ता ही मध्यस्थ है। तो इसमें जो जड़ शक्ति और परमाणु है उन्हीं को सापेक्ष रूप में जड़ शक्ति गतिशील व स्थितिशील हैं, और जो चैतन्य शक्ति और परमाणु है वो अपेक्षाकृत रूप से चैतन्य शक्ति या संचेतनशील व स्थितिशील है। तो ये जो जड़ शक्ति और जड़ परमाणु है ये संक्रमित होकर चैतन्य शक्ति और चैतन्य परमाणु में संक्रमित होता है। तो जड़ में 5 शक्तियाँ हैं ना, ध्वनि है, आकर्षण है, विद्युत है, प्रकाश है, ताप है। जड़ में 5 बल हैं, विद्युत चुंबकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, क्षीण हस्तक्षेप है, प्रबल हस्तक्षेप, मध्यस्थ बल है। आत्मा में मनोवृत्ति चित्त बुद्धि के रूप में बल है, और चैतन्य शक्ति आशा विचार इच्छा, आशा विचार चित्रण संकल्प और अनुभूति के रूप में है ना शक्ति। ऐसा ये बल है और ये शक्ति है ना, ये बल है। वीक, हाँ वही, हाँ। और इनका भी इनसे संबंध है क्या? वहाँ से किसका? चित्त का और प्रकाश से बुद्धि का और ताप से आत्मा का। एक मिनट इसको इधर सरकाई।
देखिए, जो बाबा जी ने जैसा लिखा है कि जड़ शक्तियाँ ताप, प्रकाश, विद्युत, आकर्षण व ध्वनि के रूप में हैं और चैतन्य शक्तियाँ आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभूति के रूप में, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही लिखा है ना। हाँ, ये चित्रण की जगह यहाँ इच्छा लिखना था, इच्छा है ना, इस तरीके से। फिर इसके बाद लिखा है, ये इसको पढ़ देते हैं पूरे सूत्र को। हाँ, ये थोड़ा पढ़ने में आ जाए। हाँ, इधर सरकार क्रिया, कर्म, पदार्थ, प्रक्रिया, फल और शक्तियाँ ये परस्पर पूरक हैं। और इस क्रिया ही पदार्थ, पदार्थ ही प्रक्रिया, प्रक्रिया ही फल, फल ही शक्तियाँ, शक्तियाँ ही क्रिया एवं कर्म है। श्रम गति परिणाम क्रिया की, उसका परावर्तन कर्म की, अर्थवत्ता पद की, विकासशीलता प्रक्रिया की, उपयोगिता फल की, तरंग दबाव प्रभाव शक्तिवत्ता की, स्थितिवत्ता को स्पष्ट करता है। ये सब स्थितिवत्ता है ना। श्रम गति परिणामशीलता क्रिया की स्थितिवत्ता है और उसका परावर्तन कर्म की स्थितिवत्ता है। पद की जो अर्थवत्ता है वो उसकी स्थितिवत्ता है ना। प्रक्रिया विकासशीलता की, हाँ, फल जो है उपयोगिता की, तरंग दबाव प्रभाव जो है शक्तिवत्ता की स्थितिवत्ता है। ऐसा स्पष्ट होता है। ये सब पदार्थ की सीमा में पाए जाने वाले परावर्तन, परिवर्तन और प्रकटन है। स्थितिवत्ता है यानी स्थिति गति के सह अस्तित्व में है ना, संपूर्ण क्रियाकलाप है वो बना रहता है। तो ये स्थितिवत्ता को क्रमशः पहचानना। स्थितिवत्ता का मतलब होता है कि क्रिया की सीमा तक, क्रिया की जो सीमा है वहाँ तक व्यापक वस्तु को देखना। उसी को सत्तामयता भी बोलते हैं। वो स्थितिवत्ता भी है, वही सत्तामयता है। समझ में आ रहा है? क्रिया जहाँ तक प्रभावशील है, जितने क्षेत्र में प्रभावशील है, वहाँ जो व्यापक वस्तु है ना, उसी को सत्तामयता या स्थितिवत्ता बोल रहे हैं। तो सापेक्ष रूप से जड़ शक्तियाँ, ये थोड़ा इसका परावर्तन कर्म की, अर्थवत्ता पद की, हाँ, संगति और परिणाम सिद्ध क्रिया की, इसका परावर्तन कर्म की, हाँ, और अर्थवत्ता पद की, ये थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। सारा जो कर्म है ना उसमें श्रम गति परिणाम ही रहता है। इसी को जड़ प्रकृति में क्रिया के रूप में पहचानते हैं। सारी क्रिया में श्रम है, सारी क्रिया में कोई ना कोई गति है और फिर उसमें परिणाम है। श्रम गति परिणाम ही सिद्धांत है। जो अस्तित्व से अस्तित्व है उसमें नित्य प्रभावी जो सिद्धांत है उसका नाम है श्रम गति परिणाम, है ना। श्रम गति परिणाम का मतलब है हर क्रिया में श्रम है, श्रम है इसलिए उसमें गति है, गति है उसमें परिणाम है ना। जैसे पदार्थावस्था में श्रम है, पदार्थावस्था में गति है ना, उससे फिर एक नया परिणाम है, वो प्राणावस्था है। प्राणावस्था में भी श्रम है, प्राणावस्था में गति है, उससे जीवावस्था है। जीवावस्था अपने आप में स्थिति है यानी परिणाम है। तो ये श्रम गति परिणाम जो है संपूर्ण प्रकृति में नित्य प्रभाव बना रहता है। तो प्रकृति है, हाँ, तो फिर वहाँ पे भौतिक परिणाम है, रासायनिक परिणाम है। भौतिक परिणाम भी यथा स्थिति है, तो वहाँ भी श्रम गति परिणाम बना रहता है। जो भी पद है ना, जो पद अपन ने 4 पद देखे ना, तो हर पद की एक अर्थवत्ता है।
जो रूप गुण स्वभाव धर्म के आधार पे है, वही मौलिकता है, वही अर्थवत्ता है। ये जो परावर्तन लिखा ना, परावर्तन कर्म की, तो कर्म जो है वो कर्ता पद जो है ना केवल मानव में, तो कर्म को जो परिभाषित किया गया है कर्म दर्शन में, तो उसमें कर्ता, कार्य, कारण, उद्देश्य, फल और परिणाम यहाँ तक है ना। तो ये मानव के अर्थ में परावर्तन लिखा है कि जो जो हमारी समझ का परावर्तन कहाँ दिखता है, तो हम किस उद्देश्य से, किस कारण से क्या कर रहे हैं ना। तो जब तक समझ नहीं होती तब तक कर्ता पद तय नहीं होता। जब तक मैं हूँ की समझ नहीं होती तब तक कर्ता पद नहीं रहता है। उस तरीके से ये लिखा हुआ है। तो सापेक्ष रूप में जड़ शक्ति एवं अपेक्षा के रूप में चैतन्य शक्तियां स्थितिशील हैं, ठीक है, और निरपेक्ष रूप में आध्यात्म सत्ता स्थितिपूर्ण है। ये पकड़ पा रहे हैं?